एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है ये आपका एक्टिवेट होता है इन अब्सेंस ऑफ सर्वाइवल फैक्टर, बराबर। या फिर आपके पास अगर फास्ट लिगैंड है और वो फास्ट लिगैंड फास्ट रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये फिर आपका एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर सकता है। मतलब दोनों प्रोसेस, एक सर्वाइवल फैक्टर प्रेजेंट हो तो सेल सर्वाइव करेगा, अगर सर्वाइवल फैक्टर अब्सेंट है तो सिग्नलिंग नहीं होगी सर्वाइवल के लिए और एपोप्टोसिस हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या था कि अगर फास्ट लिगैंड बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ तो एपोप्टोसिस होगा। बट एपोप्टोसिस कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका जो कैस्पेज प्रोटीन है इसका एक्टिवेशन होगा। तो अभी कैस्पेज प्रोटीन क्या है वो हमें पढ़ना है। कैस्पेज प्रोटीन जो है ये आपके एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है। तो कैस्पेज प्रोटीन रेगुलेट एपोप्टोसिस। ठीक है, तो कैस्पेज प्रोटीन जो रहेगा आपका, इसको अपन कैस्पेज क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे सी का मतलब होता है सिस्टीन, ठीक है। ए एस पी का मतलब होता है अस्पार्टेट, ठीक है। और ए एस ई ये आपको पता है ये आपका सफिक्स होता है फॉर द एंजाइम। तो ये आपका एक क्या है, प्रोटीएज है। एक्ट ऑन सिस्टीन एंड अस्पार्टेट अमीनो एसिड, ठीक है क्या। तो प्रोटीन में जहां पे भी आपका क्या है, अस्पार्टेट है या फिर सिस्टीन है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और वहां से प्रोटीन को कट कर देता है। कैस्पेज जो है इसकी हमारे पास में दो फैमिलीज है, ठीक है। तो कैस्पेज एक पहला इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन, ठीक है। और दूसरा है आपका कैस्पेज दैट इन्वॉल्व इन दी एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में दो टाइप के कैस्पेजेस होते हैं। एक जो प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं इसको बोलेंगे अपन इनिशिएटर कैस्पेजेस, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है आपको। कैस्पेज एपोप्टोसिस में और इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहला कैस्पेज 1, ठीक है, कैस्पेज 2, कैस्पेज 3, ठीक है। उसके बाद में कैस्पेज 3 तक हो गया अपना, 4, 5, ठीक है। उसके बाद में 6, 7 और सबसे लास्ट में जो आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। 7 के बाद 8, 9 एंड 10। यहां तक ठीक है क्या।
ये कैसे याद रखा, समझ में आया है क्या? कैसे याद रखा, समझ में आया? इनिशिएटर कैस्पेज, एग्जीक्यूशनर कैस्पेज, इन्फ्लामेटरी कैस्पेज। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला एरो अपने नीचे की तरफ लाया 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड एरो 4 5, तो ये आपका सेकेंड एरो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड एरो 5 के बाद में 6 7, और सबसे लास्ट वाला एरो फोर्थ वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद रहेगा क्या? इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। कैस्पेज कितने टाइप के होते हैं? 10 टाइप के, अपन यहाँ पे लिखे 1 से लेकर 10 टाइप, ठीक है। इन्फ्लामेशन में कैस्पेज 1 इन्वॉल्व होता है, और कैस्पेज 1 जो है इसको इंटरलुकिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम भी बोला जाता है, ठीक है। इंटरलुकिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम, ICE। तो इंटरलुकिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम ICE जो है ये आपका इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होता है। सभी कैस्पेजेस एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। ये क्या है? प्रोटीएज है, ये आपके प्रोटीएज है, और ये सारे के सारे एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ आपके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस में भी इन्वॉल्व है, उसमें से कैस्पेज 1 4 5। उसके बाद में इनिशिएटर कैस्पेजेस जो आपके एपोप्टोसिस में आपको पढ़ने हैं, और दूसरा है आपका एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस जो एपोप्टोसिस के जो सिग्नल है उसको आगे बढ़ाते, ठीक है। तो उसमें आएगा आपका 3 6 7। चलो यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते एक्सट्रिंसिक पाथवे, और उसके बाद में फिर अपन आएंगे इंट्रिंसिक के ऊपर, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने दो तरीके से एपोप्टोसिस को अपन एक्टिवेट कर सकते हैं। एक सिग्नल अगर आपके पास में नहीं है, सर्वाइवल सिग्नल, तो एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास में फास्ट लिगैंड अगर है तो आपका एपोप्टोसिस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये, हाँ ये देखो यहाँ पे ये पाथवे अपन ने पढ़ा था कि जो टी सेल होता है इसके पास फास्ट लिगैंड होता है, फास्ट लिगैंड बाइंड होता है फास्ट रिसेप्टर के साथ में, और उसके बाद में ये एपोप्टोसिस का पाथवे स्टार्ट हो रहा था। तो यही आपको पाथवे यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका फास्ट लिगैंड जो ट्राइमेरिक है कहाँ पे रहेगा? ये टी सेल के ऊपर है ना। तो मैं यहाँ पे अभी सेल नहीं निकाल रहा, ये फास्ट लिगैंड है जो लिम्फोसाइट के ऊपर प्रेजेंट है। इट बाइंड विद दी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन टारगेट सेल, जो भी आपका टारगेट सेल है जिसका आपको एपोप्टोसिस स्टार्ट करना है। तो ये टारगेट सेल जो है इसके पास में ये साइटोसोलिक डोमेन भी है, ठीक है। अब ये आपका साइटोसोलिक डोमेन, अगर फॉर एग्जांपल फास्ट लिगैंड इंटरेक्ट करता है आपके फास्ट रिसेप्टर के साथ में, तो फास्ट रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि आपका जो
रिसेप्टर है, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। उसमें अगर कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे आपके? चेंजेस आएंगे आपके साइटोसोलिक डोमेन में। ठीक है, साइटोसोलिक डोमेन में अगर चेंजेस आते हैं तो ये इंटरेक्ट करेंगे आपके डाउनस्ट्रीम प्रोटीन के साथ। तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोटीन जो है इसको बोला जाता है FADD एसोसिएटेड एडेप्टर प्रोटीन। ये FADD मतलब फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, तो ऐसे आपकी ये 3 प्रोटीन्स इसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। अभी मैं तीनों के तीनों नहीं निकाल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो FADD एडेप्टर प्रोटीन जो है ये आपके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। तो FADD एडेप्टर प्रोटीन जो है इसमें ये आपका कौन सा डोमेन है? पहला वाला, इसको अपन बोलते डेथ डोमेन, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है इसको बोला जाता है इफेक्टर डोमेन, डेथ इफेक्टर डोमेन। अब इफेक्टर डोमेन का काम क्या रहेगा? तो ये भी आपका डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग में इन्वॉल्व रहेगा, इसलिए अपन इसको इफेक्टर बोलते। ठीक है यहां तक। उसके बाद में डेथ इफेक्टर डोमेन जो है, ठीक है, इसके साथ बाइंड होता है आपका नेक्स्ट प्रोटीन, दैट इज प्रो कैस्पेज 8 और 10। ठीक है, प्रोकैस्पेज 8 और 10 अगर यहाँ पे बाइंड होता है तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है रिसेप्टर से लेकर प्रोकैस्पेज 8 या 10 तक, इसको बोला जाता है डिस्क कॉम्प्लेक्स। डिस्क का मतलब होता है डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है क्या यहां तक? डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये अगर फॉर्म होता है तो प्रोकैस्पेज 8 और 10 जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू कैस्पेज 8 और कैस्पेज 10 जो आपके एक्टिव हो गए। ठीक है, तो ये पहले क्या थे? इनएक्टिव थे। अब इनका एक्टिवेशन हो गया। एक्टिवेशन कैसे हो गया? तो जो भी आपका डेथ इफेक्टर डोमेन होता है, ठीक है, ये डेथ इफेक्टर डोमेन है, इसके साथ आपका सेम डेथ इफेक्टर डोमेन ऑफ प्रोकैस्पेज 8 और 10 ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो डेथ इफेक्टर ऑफ एडेप्टर प्रोटीन एंड डेथ इफेक्टर डोमेन ऑफ प्रोकैस्पेज 8 और 10 ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन के बाद में क्या होता है? इनका एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन होने के बाद में यहां से आपका क्लीवेज होता है। ठीक है, और क्लीवेज अगर हो गया तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ये एक्टिव प्रोकैस्पेज 8 और 10 आ गया। ठीक है,
और ये प्रोकैस्पेज 8 और 10 जो है ये एक्टिवेट करेंगे आपके कैस्पेज 3 को। तो ये आपका एक्टिवेट करेगा किसको? कैस्पेज 3 को। तो प्रोकैस्पेज 8 प्रोकैस्पेज 3 is converted into कैस्पेज 3 और फिर कैस्पेज 3 जो रहेगा ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपके एपोप्टोसिस के लिए। चलो यहां तक ठीक है क्या? ये एक्सटेंसिक पाथवे समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। तो ये अपन ने लेफ्ट वाला जो पाथवे ये पढ़ा था, जैसे प्रोकैस्पेज 8 जो है ये आपका कैस्पेज 8 में एक्टिवेट होता है, और कैस्पेज 8 जो है ये फिर आपका कैस्पेज 3 जो है इसको एक्टिवेट करता है। कैस्पेज 3 अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर आपका एपोप्टोसिस ऑन हो जाए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंट्रिंसिक पाथवे। Intrinsic apoptosis pathway is regulated by first फर्स्ट है आपका कैस्पेज प्रोटीन, बराबर। तो कैस्पेज तो इन्वॉल्व रहेगा, बट इसके साथ साथ जो आपका BCL2 फैमिली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो BCL2 फैमिली प्रोटीन्स ये आपके एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं देख, इसमें आपके पास में 4 सब फैमिली, तो BCL2 फैमिली प्रोटीन जो है इसमें फर्स्ट है आपका एंटी एपोप्टोटिक फैमिली। एक मिनट, तो इसमें एग्जांपल है BCL2 एंड BCLXL। BCL2 एंड BCLXL जो है ये आपका एंटी एपोप्टोटिक फैमिली। एंटी एपोप्टोटिक का मतलब क्या? इट इनहिबिट एपोप्टोसिस। तो प्रो एपोप्टोटिक का मतलब क्या? तो ये आपके एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेगी।
तो प्रो एपोप्टोटिक फैमिली जो है इसमें हमारे पास फर्स्ट है BH1-2-3 फैमिली। BH1-2-3 फैमिली जो है इसमें एग्जाम्पल है बैक एंड बैक्स का। तो सबसे लास्ट थर्ड फैमिली है आपके पास में, वो भी प्रो एपोप्टोटिक फैमिली ही होती है। तो BH3 ओनली प्रो एपोप्टोटिक फैमिली। तो इसके पास में एग्जाम्पल हमारे पास में बैड, बीड, बीम, नोक्सा, ठीक है, प्यूमा। तो ये सारे जो आपके फैमिली, ये जो आपका BH3 फैमिली है इसमें बैड, बीड, बीम, नोक्सा एंड प्यूमा, ये आपके प्रोटीन्स BH3 ओनली फैमिली में आते हैं। ठीक है, अब BH3 क्या है और BH1-2-3 क्या है? तो BH का मतलब होता है BCl होमोलॉगी। ठीक है, BCl2 फैमिली है पूरी आपकी तीनों की तीनों, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, BCl2 होमोलॉगी फैमिली, जिसके पास 4 डोमेन्स होते हैं। ये आपका प्रोटीन और इसके पास में 4 डोमेन्स है। BH1-2-3-4। तो आपका जो प्रो एपोप्टोटिक है उसके पास में क्या रहेगा, उसके पास में 1-2-3 रहेगा, 4 नहीं रहेगा। BH3 ओनली जो है उसके पास में क्या रहेगा, 3 रहेगा, बाकी के नहीं रहेंगे, इसलिए उसको BH3 ओनली बोला जाता है। ठीक है, यहां तक अगर किसी को अभी डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो। यहां तक ठीक है क्या? यहां तक ठीक है? चलो उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो 1 बाय 1 अपन एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। ठीक है, जहां पे आपको नहीं समझा वहां पे आप पूछ लेना। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके सरफेस के ऊपर, मतलब आउटर मेम्ब्रेन में बैक प्रोटीन होता है। कौन सा? बैक। ठीक है, बैक प्रोटीन जो है इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं आपके BCl2 प्रोटीन। तो ये आपका
BCl2 प्रोटीन, और ये आपका बैक प्रोटीन। ठीक है क्या? उसके बाद ये आपका साइटोक्रोम C, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हेल्प कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो ये आपका साइटोक्रोम C है। उसके बाद नेक्स्ट साइटोसोल में एक प्रोटीन आपका फ्री फॉर्म में होता है, इसको बोला जाएगा बैक्स। ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल रिसेप्टर के ऊपर आपका फैक्टर बाइंड है, कौन सा फैक्टर? सर्वाइवल फैक्टर। ठीक है, मतलब सिग्नलिंग किसके लिए हो रही है रे? आपके सर्वाइवल के लिए। तो जो भी आपका इंटरनल सिग्नलिंग है आपके पास में, तो उस केस में कुछ प्रोटीन्स जो है, ये कुछ प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होते हैं आपके सेल साइटोसोल में, जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटीन्स है जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। ये आपका BH3 फैमिली प्रोटीन है, जो अभी फिलहाल में इनएक्टिव है क्योंकि एपोप्टोसिस का सिग्नल नहीं आया। ठीक है, तो BH3 फैमिली में ये अपन ने बैड, बीड, बीम, है ना, तो ये सारे प्रोटीन्स को अपन ने पढ़ा था। तो ये आपके नंबर ऑफ एग्जांपल्स है यहाँ पे। अब देखो कि ये कंडीशन कब है, जब सेल आपका नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, सेल को एपोप्टोसिस करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे सिग्नल आ गया एपोप्टोसिस के लिए। ठीक है, तो सिग्नल फॉर एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के लिए अगर सिग्नल आता है तो क्या होगा? BH3 फैमिली जो है ये आपकी पहले एक्टिवेट हो जाएंगी। BH3 फैमिली एक्टिवेट होने के बाद अब ये इंटरेक्ट कर सकते हैं किसके साथ में? आपके जो भी इसका लिगैंड होगा उसके साथ में। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव हो गया। ये एक्टिव होने के बाद ये जाके इंटरेक्ट करते हैं आपके BCl2 के साथ में। BCl2 जितना भी आपके बैक के साथ में बाइंड था उसके साथ में ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बाइंड हो गया आपके BCl2 के साथ, जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करके रखता है। अब नेक्स्ट क्या होगा? जैसे ही आपका BCl2
आपके बैग से रिलीज होता है, बैग आपका फ्री हो जाएगा। और बैग अगर आपका फ्री होता है तो अब ये आपका इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में? तो अब ये इंटरेक्ट करेगा आपके बैग्स के साथ में। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर। ये आपका साइटोक्रोम सी है, और साइटोक्रोम सी अब आपका एंट्री करेगा कहां पे? बाहर, थ्रू दी बैक्स कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका बैक बैक्स कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका ओपन हो गया। तो साइटोक्रोम सी बाहर आ गया। साइटोक्रोम सी अगर आपका बाहर आ जाता है तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा? तो साइटोक्रोम सी अगर आपका बाहर आएगा तो साइटोक्रोम सी अब इंटरेक्ट करेगा आपके स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ जो एपोप्टोसिस को ऑन करेंगे। ठीक है, तो साइटोक्रोम सी इंटरेक्ट विद दी APAF1। ठीक है, अब ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा APAF1 साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एपीएफ का लॉन्ग फॉर्म लिख लो, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है क्या यहां तक? नेक्स्ट आपको 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए ये स्टेप को याद रखना है। जैसे ही आपका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, डीऑक्सी एटीपी जो है इसका हाइड्रोलिसिस होता है इनटू डीऑक्सी एडीपी। ठीक है क्या? हाइड्रोलिसिस होने के बाद नेक्स्ट APAF1 एंड साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स जो है ये अगर आपका फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे ये आपका साइटोक्रोम सी बोला था अपन ने जो साइटोसोल में आया है, और ये इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ? आपके APAF प्रोटीन के साथ। ठीक है, तो ये आपका APAF और साइटोक्रोम सी, ये आपका साइटोक्रोम सी, ये कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म होता है तो ये स्पेसिफिक कन्फॉर्मेशनल चेंज करते हैं खुद में, जिसके पास होता है कार्ड डोमेन। कार्ड का मतलब होता है कैस्पेस रिक्रूटिंग डोमेन। तो कार्ड डोमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पे आपका हेप्टामेरिक एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। यहां तक ठीक है क्या?
यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? अब देखो, ये कार्ड जो है ये अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये हेप्टामेरिक कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होगा, बराबर। जहां पे आपका जो डीऑक्सी एटीपी है ये रिप्लेस करेगा किसको? आपके डीऑक्सी एडीपी को। तो ये आप मैं हर एक सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिख सकता, ये यहाँ पे आप लिख लो कि जो डीऑक्सी एटीपी बाउंड था किसके साथ? एपोप्टोज एपीएफ 1 के साथ में, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डीऑक्सी एडीपी वहां पे जनरेट हुआ था, तो डीऑक्सी एडीपी जो है इसको यहाँ पे फिर डीऑक्सी एटीपी से रिप्लेस किया जाता है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट है। और उसके बाद में फिर आपका एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट बताया अपन ने और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बताया, क्योंकि दोनों अपन ने सेम ही निकाला है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो रिप्लेसमेंट अगर होता है यहाँ पे डीऑक्सी एटीपी फिर से आता है तो यहाँ पे हेप्टामेरिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और हेप्टामेरिक अगर एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स अगर आपका फॉर्म होता है तो हेप्टामेरिक एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स अभी नेक्स्ट ये आपके प्रो कैस्पेज 9 को कन्वर्ट करेगा किसमें? आपके कैस्पेज 9, ठीक है। और कैस्पेज 9 अगर आपका एक्टिवेट होता है तो कैस्पेज 9 आपके प्रो कैस्पेज 3 जो है इसको ये कैस्पेज 3 में कन्वर्ट करेगा। और कैस्पेज 3 अगर बन गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि ये कैस्पेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस।